हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। और मैं हूं राजन महाजन। आज 18 जुलाई है और 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद के आज चुनाव है। और उस चुनाव से पहले आप लोग एक चीज़ जरूर समझ रहे होंगे कि आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न बन रहे होंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, उनके क्या अधिकार होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, और भी तमाम वो सारे क्वेश्चन जो हमारी एग्ज़ाम के पर्पज से अच्छे हैं और साथ ही साथ हमारे एक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले प्रश्न से हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ समझेंगे भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो आप याद रखिएगा, जो भारत के राष्ट्रपति की तुलना फिलहाल में हम लोग करें तो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। एक प्रकार से जो भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहा गया है, वैसे हैं नहीं रबर स्टैंप की तरह, उनके पास भी बहुत सारे पावर होते, बट ब्रिटेन के सम्राट से इनके पावर की तुलना की जाती है। यहाँ पर तुलना की बात है तो ब्रिटेन के सम्राट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिएगा, भारत में जो कार्यपालिका है और उस कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके राष्ट्रपति। देखिए, कार्यपालिका के जो अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, है ना। प्रश्न में आपके कभी भी आए तो कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। इस प्रश्न में आप लोग याद रखिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ यानी यूनियन, और कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका, तीन उसके अंग होते हैं। उसमें से कार्यपालिका की जो शक्ति होती है मोस्टली राष्ट्रपति में समाहित होती है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य का प्रधान होता है। राज्य का प्रधान नहीं होता, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान। तो याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान नहीं, वो सिर्फ राज्य का प्रधान होता है। और सरकार का प्रधान एक प्रकार से आपके प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बताता है कि जो फर्स्ट सिटीजन होंगे इंडिया के वो होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति मैंने आपको बताया राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। बहुत सारे प्रश्न हैं, फटाफट से हम लोगों को जान लेना है ताकि दिमाग में कभी हमारे आउट ना हो और साथ ही साथ रिवाइज भी होते चले। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो आपके देश की तीनों सेना यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना, और इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास पावर होता है, वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। आपात स्थिति में वो उनका ही जो अंतिम निर्देश होगा वो सर्वमान्य होगा और वो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के कमांडर के रूप में काम करेंगे। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। तो याद रखिएगा, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। भारत का वास्तविक शासक नहीं, भारत का वैसे तो वास्तविक शासक प्रधानमंत्री को कहा गया है, लेकिन राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में वो काम करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्य से मतलब किसी स्टेट विशेष से नहीं, राज्य को मतलब हम लोग एक प्रकार से संघ समझेंगे। संविधान में राज्य का मतलब देश को, संघ को माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 9, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। यहाँ प्रश्न मैंने आपको बता दिया, फिर से आप याद रखिए। सर्वोच्च कमांडर का मतलब, सेना में आपने कमांडर सुना होगा, तो उनको तीनों सेनाओं के जो मेन लीडर होते हैं, मेन जो नेतृत्वकर्ता होंगे आपात स्थिति में, वो राष्ट्रपति होंगे। उनके ही आदेश निर्देश पर ही सेनाएं संचालित होंगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं, यानी इनमें से कौन से ऐसे 4 पॉइंट में से ऐसा है ऑप्शन जो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में
नहीं बता रहा। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु से अधिक हो, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, बिल्कुल सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये नहीं आपका सही होगा, क्योंकि वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, किसी सदन का नहीं। ये तीनों ऊपर की कंडीशन सही है, लेकिन डी ऑप्शन इसका रॉन्ग होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। मैंने पहले बताया, राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 ईयर की आपकी जो क्राइटेरिया रखा गया आयु की, यानी 35 वर्ष आप पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आप भारत के राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के संविधान में न्यूनतम यानी जो एक क्राइटेरिया दिया कि 35 वर्ष से ज़्यादा के होने चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि अधिकतम कितने साल तक उनकी उम्र है ऐसी कि वो उस दौरान राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए कोई आयु सीमा नहीं है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसकी कोई आयु सीमा नहीं है, आप कभी भी किसी उम्र से 90 साल के हो तब भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 13वां, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति भारत के संविधान में कितने बार निर्वाचित होगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है। बहुत सारे लोग 2 बार राष्ट्रपति का पद सुशोभित कर सकते हैं और आगे आने वाले समय में 3 बार भी कोई कर सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। एक बार तो ऐसा है जैसे कोई निर्वाचित होता दोबारा भी उसको बनाया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने भी हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, यानी डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, कोई सीमा नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो एक प्रकार से होता है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्यों? क्योंकि सब लोग वहाँ वोट देते हैं और वोट देने के बाद ही राष्ट्रपति चुने जाते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ये प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है हर एक एग्जाम में, और जहाँ पर इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ पर आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये प्रश्न आपका आया हुआ है। कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो वैसे तो पूरा कहें एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत पद्धति इसको कहा गया है। एकल संक्रमणीय या समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये दोनों ऑप्शन आपके क्या होंगे? डी ऑप्शन इसका राइट होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन होता है, जो फिलहाल अभी आपको जल्द में देखने को मिलेगा कैसे होगा। आज वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद आपका क्लियर भी हो जाएगा कौन व्यक्ति भारत का महामहिम यानी राष्ट्रपति बनने वाला है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यदि राष्ट्रपति संबंधी चुनाव हुआ और उसमें किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग इसके विवाद का निपटारा कराता है। विवाद की जो स्थिति होती है उसमें निर्देशित करता है निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 3 to 4। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ये प्रश्न आप लोग जरूर याद रखिए। ये प्रश्न उन लोगों के लिए है जो कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी भी उम्र 35 वर्ष हो गई, हम भी जाके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया, एक स्थिति बनाई गई है कि आप इस कंडीशन में ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन कर सकते हैं। यानी 50 लोग आपके प्रस्तावक होंगे और 50 लोग इसका अनुमोदन कर देंगे। 100 लोगों की सहमति होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए तो उस दौरान आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष,
विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं, उसको लाभ का पद नहीं माना गया है। आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं या सरकार के कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो उसको लाभ का पद माना जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल संक्रमणीय एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत पद्धति द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय जो हस्तांतरणीय मत पद्धति तो इसके माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पर यदि डी ऑप्शन यदि आपको उपरोक्त सभी लिख देता तो आपके डी ऑप्शन सही हो जाता, यहीं उपरोक्त लिख देता तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता, राइट हो जाता। लेकिन उस कंडीशन में यदि आपका मानना है सूटेबल आंसर तो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, इसको मैंने बता दिया है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो आज आप लोग दिन भर न्यूज़ में देखेंगे और शाम को इसकी जानकारी भी बहुत डीप में बहुत सारे न्यूज़ वाले देंगे। जो चुनाव हुआ है उसकी पूरी जानकारी, उससे पहले मैं आपको एमसीक्यू करा दूं ताकि आप लोगों को समझने में और उसके वर्ड जानने में कोई परेशानी ना हो। अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं, आपके चुनाव आयोग में। किसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा क्वेश्चन में वो कर रहा था, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले होते हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं, यानी चुनाव को कंडक्ट कराने का काम निर्वाचन आयोग का, यदि कोई विवाद होता है तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय इसको भेजा जाता। सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर। इसका अंतिम निर्णय किस आधार पर लिया जाता है, आप देखिए आर्टिकल 55, आर्टिकल 38, आर्टिकल 68, आर्टिकल 69 या 71। तो यहाँ पर 55, 68, 69 और 71 यहाँ पर जो विवाद होता है उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर आर्टिकल 71 याद रखिएगा, अनुच्छेद 71 के तहत आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का मार्ग प्रशस्त करेंगे, यानी वहां पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने हेतु कितना समय मिलता है, तो आप याद रखिएगा जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं उनको चुनाव प्रचार करने के लिए लगभग 1 माह का समय मिलता है ना। यहाँ पर लगभग 1 माह का समय दिया जाता है। आपने सुना होगा कि जो 18 तारीख को आज चुनाव है और इससे पहले द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया था और द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार बनाने के बाद उनकी जो चुनाव प्रचार की प्रक्रिया शुरू हुई लगभग 1 माह। आई होप मैं शायद डाउट में हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से 1 माह इसका आंसर होगा। यदि आपको जानकारी है तो आप कमेंट करके बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल या चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। बी ऑप्शन इज द राइट। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के बाद होता है, यानी उनका कार्यकाल टेन्योर जो होता है 4 ईयर, इंडियन में 5 ईयर है ना। ज़्यादातर भारत में जितने भी पद बनाए गए हैं संवैधानिक, चाहे विधानसभा सदस्य हो, लोकसभा सदस्य हो, इनके लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सब के लिए 5-5 साल, विधान परिषद सदस्य 6 वर्ष, राज्यसभा सदस्य 6 वर्ष। याद रखिएगा इस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, आप बताइएगा। अनुच्छेद यहाँ पर आर्टिकल हम लोग देखेंगे आर्टिकल 56। यहाँ पर आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि बताई गई, यानी वो अपने पद पर 5 वर्ष तक बने रह सकते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, ये प्रश्न द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप टिक मार लीजिए। एग्जाम में ये प्रश्न आपके पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के सभी सदस्य, विधानसभा तथा विधान परिषद के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के
सभी निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर बी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सिर्फ और सिर्फ संसद और जो आपकी विधानसभा होती है वहाँ जितने भी देश में, जैसे हमारे 28 वर्तमान में राज्य हैं, और जो हमारे लोकसभा मेंबर हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, सिर्फ और सिर्फ जो चुने गए हैं, मनोनीत नहीं, सिर्फ चुने गए लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता है। यानी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेंगे। विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे, साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कहाँ पर? संसद द्वारा। संसद द्वारा महाभियोग चलाया जाएगा और इस कंडीशन में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत यहाँ पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगा करके उसको हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, संसद के द्वारा महाभियोग चलाया गया, अविश्वास प्रस्ताव नहीं। अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार के खिलाफ लाया जाता है, राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाता है। संसद द्वारा महाभियोग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इम्पीचमेंट। डी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जाती है? तो हमेशा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? लोकसभा से इसकी कार्रवाई शुरू की जाती है और उसके बाद फिर प्रक्रिया यहाँ से आगे चलती है आपकी, और उसके तहत राष्ट्रपति को जो होता है उनको महाभियोग से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर वैसे तो संसद चला सकती है, संसद में आपकी लोकसभा राज्यसभा आती है, लेकिन हम लोग लोकसभा से करेंगे। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, ये तो आपको मैंने बता दिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर। यहाँ पर बी ऑप्शन, किसी भी आधार पर नहीं। राज्य विधानसभाओं के भंग, इससे कोई लेना देना नहीं। राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति बनाने पर, उस दौरान नहीं। ये महाभियोग का मतलब होता है कि आपने किसी प्रकार से संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन किया, इसीलिए आपको हटाया जा रहा है। भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपकी जो प्रक्रिया है, जो हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यहाँ से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। जो इम्पीचमेंट लगता है वो हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता? महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, या संसद में वक्तव्य न देने पर। जब महाभियोग लग जाएगा तो राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ जाएगा, यानी वो अपना त्याग पत्र सरकार में उपराष्ट्रपति को या किसी को भी सौंप सकते हैं। इसमें कंडीशन होती है, उपराष्ट्रपति को वो सौंपते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? देखिए, कार्यकाल पूरा होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद उनको महाभियोग लगा करके हटा सकती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है? यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ पर एक प्रश्न थोड़ा सा आप सुधार लेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न आया था, यहाँ पर संसद के किसी भी सदन द्वारा, 30वें प्रश्न को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा द्वारा इसको लाया जा सकता है। यहाँ पर अपने पद से त्यागपत्र देता है कहाँ पर? महाभियोग कर, और उसको पद से पहले हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग पर। इसमें 14 दिन पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में देखेंगे, 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है और उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य,
सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। तो याद रखिएगा यहाँ पर इस कंडीशन में सदन के जो सदस्य होते हैं, इसमें जो भी सदस्य हैं वहाँ पर उपस्थित हैं उनके सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, तभी ये महाभियोग का प्रस्ताव पास होगा। ऐसे ही दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में। भारत के राष्ट्रपति के कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ये तो प्रश्न कई बार आया, बस प्रश्न को घुमा रहा है। ये प्रश्न फिर से ऑप्शन सी होगा, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? यह कृत अभिमान होगा, अकृत विधिमान होगा। उन कृत्यों की पुष्टि उसके उत्तराधिकारी द्वारा की जानी आवश्यक है, उनमें से कोई नहीं। तो ये यदि अवैध घोषित किया जाता है तो इसको, ये जो कृत्य है ये विधिमान होगा और इसको फिर से राष्ट्रपति के चुनाव दोबारा से कराने पड़ेंगे। यानी इसमें किसी प्रकार के अवैध हो जाता है कोई भी, तो उच्चतम न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करेगा और चुनाव आयोग द्वारा फिर से राष्ट्रपति के चुनाव आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते? तो पद और गोपनीयता की शपथ हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जो फिलहाल हैं, वो हमारे देश की जो 15वीं राष्ट्रपति बनने वाली हैं, आई होप कि बनने वाली हैं। मैंने जो बोला इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही लगभग बनेंगी और उनको शपथ भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो आप याद रखिएगा, शपथ जो ग्रहण करने की बात है वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत, आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ को ग्रहण करते हैं। और यही कंडीशन, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं दूसरे, तो उनको शपथ दिलाने का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये मतलब अल्टरनेट प्रक्रिया चलती रहती, कभी राष्ट्रपति को CJI और CJI को राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? यदि उस दौरान मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे, आर्टिकल 60 के तहत। 43वां प्रश्न, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो, उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो ये स्थिति एक बार देश में आ चुकी है, बाहर भले ही नहीं थे, दोनों के पद खाली थे। उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह, उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय और उनको फिर भारत का राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कराया गया। सी ऑप्शन इज द राइट। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र जो होता है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत होता है और वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? आप आंसर करेंगे सब लोग। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। प्रधानमंत्री को सौंपते हैं? नहीं। उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं? नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को यहाँ पर अपना पत्र संबोधित करके भेजते हैं। बी सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? जो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना है वो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? मैंने प्रश्न को बता दिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में जो भी होंगे, और ये भी नहीं है तो इनकी जगह पर जो इनसे वरिष्ठतम है ना। इसमें वरीयता क्रम भारत में बनाई गई है। फिलहाल इसको अमेरिका की तरह नहीं फॉलो करते, इंडिया में अलग तरह है, लेकिन फिर भी इसकी स्थिति यदि बनती है तो फिर इनको बनाया जा सकता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का निर्वहन कार्य कौन करेगा कार्यभार का? तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। अभी इनका भी चुनाव होने वाला है अगस्त में, 10 अगस्त को भारत के नए उपराष्ट्रपति मिलने वाले हैं। अभी फिलहाल M वेंकैया नायडू हैं। 48वां प्रश्न, 50 प्रश्न थे इसमें आपके। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के कार्य के रूप में काम करता है? तो आप समझिएगा 6 माह है।
अधिकतम 6 माह ही काम कर सकते हैं, उसके बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ये जो प्रश्न है काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और इस प्रश्न का मैं आप समझूंगा कि आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे। ये आपके लिए खुद क्वेश्चन है, एक होमवर्क है। 49वें प्रश्न का आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट प्रश्न आज का, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद फिर भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी बने, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। तो आप याद रखिएगा इसमें बीबी गिरी, इसमें ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो उपराष्ट्रपति नहीं थे। इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी उपराष्ट्रपति के पद सुशोभित कर चुके थे, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह भारत के सीधे राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार बनाए जाते। जैसे अभी फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं और यशवंत सिन्हा वो विपक्षी दल यानी, और विपक्षी दल कई सारे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भी पार्टियों द्वारा मिलकर बनाए गए हैं। तो ये कोई पद नहीं, वो सीधे केंद्रीय मंत्री थे और वो राज्यपाल भी नहीं थे, लेकिन वो डायरेक्ट बना दिए। जैसे द्रौपदी मुर्मू वो राज्यपाल थी झारखंड की और उसके बाद राज्यपाल के बाद कुछ दिन तक उनको मतलब 2021 तक थे, उसके बाद उनको राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाया गया। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप राष्ट्रपति ही रहे हों, किसी विशेष योग्यता के आधार पर आपको राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाया जा सकता। तो आई होप कि हम लोगों ने 50 प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित डिस्कस किए। कोई एकाध प्रश्न आपका डिस्प्यूट हो सकता है और यदि किसी प्रश्न में आपको कोई शंका या किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। उस प्रश्न को हम लोग नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। यदि कोई डिस्प्यूट हुई हो तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आप लोग वीडियो को प्रश्नों में जो भी महत्वपूर्ण थे समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होगा, वो आज मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा और उसमें पूरी प्रक्रिया के तहत। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल।